नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम पिछले कुछ वीडियो से अपक्षय अनाच्छादन इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे और अपक्षय अनाच्छादन के अंतर्गत हम आज अपर्दन चक्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। धरातल पर आधारभूत भू आकृतिक लक्षणों तथा प्रधान स्थल रूपों का निर्माण जब से भूपटल का निर्माण हुआ है तब से होता आ रहा है और इनके निर्माण में भीतरी तथा बाहरी सक्रिय वृद्ध संचलनों के द्वारा होता रहा है। अनाच्छादनकारी शक्तियाँ इन स्थल रूपों को काट छाँट कर विविध प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है और अनाच्छादन में हम अपक्षय और अपर्दन दोनों को सम्मिलित करते हैं। अपक्षय के बारे में हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके, आज हम अपर्दन के बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। ये आंतरिक और बाहरी प्राकृतिक शक्तियाँ धरातल के रूपांतरण में सदैव सक्रिय रहती है तथा कोई भी स्थल रूप या स्थलखंड अपने प्रारंभिक लक्षणों से धीरे धीरे बदलता हुआ कालांतर में अपने अंतिम रूप को प्राप्त करता है। भू आकृतिक स्वरूप चाहे वे किसी भी युग या अवस्था के हो, कर्मिक विकास का परिणाम होता है। अर्थात जितने भी स्थल रूप है वो प्राचीन समय से धीरे धीरे अपनी वर्तमान अवस्था में आए हैं और इनका वर्तमान में निर्माण हुआ है। भू आकृतिक विज्ञान स्थल रूपों की उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन इसमें मुख्य रूप से किया जाता है और इसमें अपर्दन चक्र के बारे में कई संकल्पनाएं चली है, जिसमें मुख्य है समय निर्भर स्थल रूप संकल्पना, गतिक संतुलन संकल्पना, प्रक्रम रूप संकल्पना, जलवायु भू आकारी की संकल्पना, संरचना रूप संकल्पना, विवर्तनिक भू आकृतिक संकल्पना। ये 6 सिद्धांत है जो स्थल रूपों के निर्माण के लिए अपर्दन चक्र के बारे में बने हुए हैं। कोई भी संकल्पना सर्वमान्य नहीं हो सकती है, उसमें कईयों में क्या कमी होती है, किसी में क्या होती है। स्थल रूपों के विकास को नियंत्रित करने वाले कारकों में संरचना, जलवायु, प्रक्रम, वनस्पति, मिट्टी, मानव हस्तक्षेप आदि अनेक क्षेत्रीय तथा कालिक विभिन्नताएं पाई जाती है। थान बनिमोद ने बताया कि स्थल रूपों के विकास में सरलता के बजाय जटिलता अधिक पाई जाती है। अर्थात इनके निर्माण में चट्टानें संरचना में विविधता, जलवायु की विविधता, मिट्टी, मानव हस्तक्षेप, इस प्रकार की कई विविधताएं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त प्रतिपादित सिद्धांतों में लौचकता की भी कमी रही है। वर्तमान समय में पाए जाने वाले स्थल रूपों के विकास की व्याख्या वर्तमान में सक्रिय प्रक्रमों के संदर्भ में ही की गई है। स्थल रूपों के विकास के संबंध में सामान्य सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय W.M. डेविस महोदय को है, विलियम मॉरिस डेविस। किंतु इनसे बहुत पहले भू आकृतियों की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित प्रलयवादिता की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म तथा जेम्स हटन की एक रूपतावाद की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिलेरिज्म का प्रतिपादन किया जा चुका था। यही नहीं, गिलबर्ट ने भी स्थल रूपों के विकास से संबंधित कुछ नियमों का प्रतिपादन किया था, जिनमें गतिक संतुलन की संकल्पना मुख्य थी। स्थल रूपों के विकास के प्रथम मान्य सिद्धांत प्रस्तुत करने का श्रेय विलियम मॉरिस डेविस को ही जाता है। उन्होंने 1899 में भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन आर्द्र शीतोष्ण प्रदेश के स्थूल रूपों के विकास की व्याख्या के लिए किया था, किंतु बाद में इस चक्रीय संकल्पना का अनुप्रयोग शुष्क प्रदेश, हिमानी क्षेत्र, सागर तटीय क्षेत्र, काष्ठ प्रदेश तथा परिहिमानिक क्षेत्रों के स्थूल रूपों के विकास की व्याख्या के लिए भी किया गया। चक्रीय संकल्पना की भी काफ़ी आलोचना भी हुई, इसमें संशोधन भी किए गए। पैंक का भू-आकृतिक तंत्र जो 1924 में दिया, क्रिकमे का प्लेनेशन चक्र 1933 में आया, किंग का पेडिप्लेनेशन चक्र 1948 में आया, पुग का समान आपर्दन चक्र 1966 में दिया आदि डेविस के भौगोलिक चक्र के विकल्प है। 1930 के पश्चात भू आकृति विज्ञान में स्थल रूपों एवं प्रक्रमों के अध्ययन में परिमाणन का प्रारंभ हुआ। हार्टन, स्ट्रालर आदि विद्वानों ने इस दिशा में विशेष प्रयास भी किए। विद्वानों की रुचि स्थल रूपों के विकास के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के बजाय स्थल रूपों की व्याख्या में अधिक रही है।
इसके अतिरिक्त समय के परिवेश में स्थल रूपों के चक्रीय विकास की व्याख्या के विपरीत स्थल रूपों के समय स्वतंत्र विकास अर्थात गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। स्ट्रालर, हेक, चोरले इसी दिशा में इन्होंने प्रयास किए। इसके अतिरिक्त वो आकृति सीमांत सिद्धांत, मोरिसावा का विवर्तन स्थल रूप सिद्धांत, सुम का खंडकालिक अपरदन सिद्धांत आदि भी अपरदन चक्र के बारे में आए। ये तो हमने अपरदन चक्र के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की है। अब हम देखते हैं कि अपरदन चक्र कहते किसे हैं, इससे अभिप्राय क्या है। भूपटल के स्थल रूपों की आधारभूत विशेषताओं का निर्धारण विवर्तनिक संचलनों तथा बाह्य जात प्रक्रमों द्वारा होता है, जो क्रमशः अंतर्जात तथा बाह्य जात बलों के द्वारा सक्रिय होते हैं। अंतर्जात बलों द्वारा भूपटल पर उत्थान एवं अवतलन से विषमताओं का प्रादुर्भाव होता है, जबकि समतलीकरण के प्रक्रम जैसे अपक्षय, सामूहिक स्थानांतरण तथा अपरदन आदि ये कारक समतलीकरण के प्रक्रम कहलाते हैं। काट छांट द्वारा उन विषमताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार स्थल रूपों का स्वरूप समय की विभिन्न अवस्थाओं के साथ परिवर्तन प्रक्रिया के द्वारा प्रारंभिक लक्षणों को धीरे धीरे नष्ट करते हुए नित्य नए लक्षणों के साथ अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है, और इस अंतिम अवस्था में पहुंचने को ही अपरदन चक्र कहते हैं। धरातल पर भौतिक परिवर्तन हेतु एक क्रमबद्ध प्रणाली प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए भू आकृति विज्ञान में चक्र शब्द का प्रयोग किया गया है। चक्रीय पद्धति की संकल्पना का प्रतिपादन स्कॉटिश भूगोलवेता जेम्स हटन ने 1785 में किया। उन्होंने वर्तमान को भूतकाल की कुंजी मानकर एक रूपतावाद के सिद्धांत की व्याख्या की। उनके अनुसार भूगर्भिक इतिहास चक्रीय रूप में संपन्न होता है। जो प्रक्रम आज सक्रिय वे अतीत काल में भी रहे होंगे। इस प्रकार हटन ने पृथ्वी के इतिहास में चक्रीय व्यवस्था का प्रतिपादन किया। उसके पश्चात प्लेफेयर ने 1802 में हटन के विचारों का प्रचार तथा संवर्धन करके उन्हें वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। अपरदन चक्र की संकल्पना की आधारशिला के निर्माण में अमेरिकी थल सेना के मेजर पावेल तथा प्रथम अमेरिकी भू आकृतिवेता गिलबर्ट के योगदान भी उल्लेखनीय रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने सर्वप्रथम वास्तविक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डेविस महोदय ने सर्वप्रथम इसकी विशद व्याख्या की। डेविस महोदय ने कहा कि कोई भी भूदृश्य संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। वास्तव में इनका भू आकृतिक सिद्धांत 3 सिद्धांतों का समूह है: सरिता चक्र का पूर्ण चक्र, भौगोलिक चक्र तथा ढाल विकास, जिनके माध्यम से स्थल रूपों के क्रमबद्ध विकास की व्याख्या की गई है। डेविस का उद्देश्य स्थल रूपों का क्रमबद्ध वर्णन तथा जननिक वर्गीकरण करना था। डेविस की चक्र संकल्पना के अनुसार डेविस ने भौगोलिक चक्र या अपरदन चक्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा एक आकृति विहीन समतल प्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जब आंतरिक शक्तियों के द्वारा कोई स्थलभाग ऊपर उठता है, उसके बाद में उसके ऊपर बाह्य प्रक्रम कार्य करना शुरू कर देते हैं और वो उनको लास्ट में समतल प्राय मैदान में परिवर्तित कर देते हैं। इस स्थलभाग के ऊपर उठने और समतल प्राय होने की अवस्था को ही हम अपरदन चक्र कहते हैं। डेविस ने अपरदन चक्र के अंतर्गत स्थल रूपों के विकास में 3 कारकों को मुख्य माना है: संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था। संरचना से अभिप्राय भूपटल की सेलों की भूवैज्ञानिक रचना से है। इसके अंतर्गत सेलों के वलन, भ्रंश, संधि, नमन, कोण, खनिज संरचना, सेल संगठन, सरंध्रता, पारगम्यता आदि तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। उपक्रम स्थलाकृति का स्वरूप निर्धारित करने में प्रक्रम या उपक्रम का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्थलाकृतियों के निर्माण में निर्माणकारी एवं विध्वंसकारी प्रक्रम सदैव सक्रिय रहते हैं तथा वे स्थल रूपों पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ते रहते हैं। उष्णार्द्र प्रदेश में प्रवाही जल के कार्य से प्रपात
गाठियाँ, जलोढ़ पंख, शंकु, विसर्प, गोकुर झील, बाढ़ का मैदान, डेल्टा आदि स्थल रूप निर्मित होते हैं। आर्द्र प्रदेशों में भूमिगत जल की गुलहन क्रिया से चूना पत्थर पर विलियन, रंध्र, डोलाइन, युवाला, अंधी गाठी आदि आकृतियाँ बनती है। शुष्क प्रदेशों में पवन के कार्य से वातगर्त, छत्रक, भूस्तंभ, चूजैन, यारडांग आदि आकृतियाँ बनती है। अर्थात प्रक्रम के अंतर्गत हम जल, जिसमें नदी, प्रवाहित जल, शुष्क पवन, सागरीय तरंगे, भूमिगत जल आदि को सम्मिलित करते हैं। तीसरा, अवस्था। इसका अभिप्राय स्थलखंड के विकास की विशिष्ट अवस्था से है। डेविस के अनुसार मानव जीवन की भांति स्थलखंड के विकास में भी युवा, प्रौढ़ एवं वृद्धावस्था इस प्रकार से अवस्थाएं पाई जाती है। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि विभिन्न अवस्थाएं निश्चित समय पर आए। कोमल शैलों वाले स्थलखंड शीघ्र ही विकास की समस्त अवस्थाओं से गुजरते हैं, जबकि कठोर शैलों वाले स्थलखंड देर से प्रत्येक अवस्था को पार करते हैं। अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य की जन्म लेने से मृत्यु तक जो अवस्थाएं होती है, डेविस महोदय ने स्थल रूपों के विकास में भी इसी प्रकार अवस्थाएं मानी है, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था। वारश्रेष्ठ ने भी अपर्दन चक्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अपर्दन चक्र एक अवधि है जो नदी द्वारा नवीन उत्थित स्थलखंड को आधार तल तक अपर्दित करने के लिए आवश्यक है। डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन 1899 में किया था। जर्मन विद्वानों ने इसकी कटु आलोचना की तथा चक्र शब्द को भ्रामक बताया। डेविस के आलोचकों में वाल्टर पैंक प्रमुख है। इन्होंने अपर्दन चक्र के मूल विचार को तो स्वीकार किया, किंतु डेविस द्वारा प्रतिपादित भौगोलिक चक्र को अस्वीकार किया। डेविस के भौगोलिक चक्र के पश्चात अपर्दन के विभिन्न साधन जैसे नदी, भूमिगत जल, सागरीय जल, हिमानी, परिहिमानी, पवन आदि के आधार पर चक्रीय व्यवस्था के अवलोकन की परंपरा प्रारंभ हुई। स्वयं डेविस ने 1905 में शुष्क प्रदेशों में शुष्क अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। बीडी, स्वीजिक तथा सैंडर्स ने चूना पत्थर के क्षेत्रों में भूमिगत जल द्वारा विकसित कार्स्ट अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। पेल्टियर ने 1950 में परिहिमानी चक्र का प्रतिपादन किया। डेविस द्वारा प्रस्तुत अपर्दन चक्र के संदर्भ में प्रयुक्त पेनिप्लेनेशन शब्द के स्थान पर विभिन्न विद्वानों ने भी भिन्न भिन्न नामों का प्रयोग किया है। जैसे किर्कमे ने पेनप्लेनेशन शब्द के प्रयोग को अधिक उपयुक्त माना। किंग ने शुष्क तथा सवाना प्रदेशों में स्थल रूपों के विकास हेतु पेडिप्लेनेशन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की। पेल्टियर ने हिमानी क्षेत्र में कांजलि फ्रैक्शन तथा कांजलि टर्बेशन प्रक्रमों द्वारा निर्मित परिहिमानी चक्र का प्रतिपादन किया। स्ट्रालर ने अपर्दन चक्र के लिए अनाच्छादन चक्र पद का प्रयोग किया। उनके अनुसार अनाच्छादन चक्र जलीय अनाच्छादन के विकास की अवस्थाओं के नियमित अनुक्रम की संकल्पना है, जिसमें समय के साथ ह्रास होता रह जाता है तथा अंतिम अवस्था में वह भूखंड एक समप्राय मैदान बन जाता है। पुग तथा टॉमस ने भी अफ्रीका के शुष्क तथा अर्ध शुष्क सवाना प्रदेश में सवाना अपर्दन चक्र का प्रतिपादन किया। हेक तथा चोरले ने डेविस के अपर्दन चक्र को भ्रामक बताते हुए प्रतिपादित किया कि जब तक अनाच्छादन प्रक्रमों को नियंत्रित करने वाले कारकों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब तक स्थल रूपों में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार इन विद्वानों ने अपर्दन चक्र की संकल्पना का खंडन करते हुए गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा बताया कि स्थल रूपों के निर्माण में समय का कोई महत्व नहीं होता है, जबकि डेविस महोदय ने इसको भी समय, संरचना और अवस्था तीनों को स्थल रूपों के निर्माण में महत्वपूर्ण माना है। वर्तमान समय में चक्र शब्द पर विवाद तथा मतभेद है। चक्र शब्द स्थल रूप परिवर्तनों के समस्त क्रम में उत्पत्ति बिंदु के प्रारंभिक अवस्था में पहुंचने की पुनरावृत्ति का बोध कराता है, जिसके स्थान पर अनुक्रम शब्द का प्रयोग उचित माना जाता है। अनेक विद्वानों ने इस संकल्पना को स्थल रूप विकास में
पूर्ण रूपेण तर्कसंगत तथा यथातथ्य कहा है, क्योंकि पृथ्वी पर केनोजोइक कल्प के पूर्व की पर्वत श्रेणियाँ कम से कम एक बार समप्राय समतलन की अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। धन्यवाद।